इतने ही ये लोग योग्य थे तो फिर भारत इतने वर्षों तक गुलाम क्यों रहा। आप सनातनी हैं या हिंदू हैं ये कहने से काम नहीं चलेगा। कोई एक गांव पूरे देश में पहले आप सनातनी और हिंदू बना के दिखाइए। आज देश में ये बहुत आवश्यक हो गया है कि ये पता चल सके कि लुटेरा कौन है और कमेरा कौन है। लुटेरा और कमेरा के फ़र्क को समझने के लिए सेंसस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंडल कोई एक या दो जातियों का आंदोलन नहीं है। मंडल में जो 3743 जातियों का संघ है वो हमारे अधिकार का आंदोलन है, किसी एक जाति का आंदोलन नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको बताना चाहूँगी कि जातिगत जनगणना की बात अब से शुरू नहीं हो रही है बल्कि चलती आ रही है, लेकिन अफसोसन सवाल यह है कि राजनीति में सत्ता पक्ष इतना चूर है कि उन्हें लग नहीं रहा कि जातिगत जनगणना कराना आवश्यक है। हालांकि इसकी हुंकार बिहार से लेकर यूपी तक में हर जगह भरी जा रही है और इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन पर आपको दो चर्चित चेहरे नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जातिगत जनगणना की हुंकार कभी बढ़ती है कभी ठंडी पड़ जाती है, लेकिन ये वो लोग हैं जो उसे ज्वलनशील मुद्दा बना कर रखते हैं। साफ तौर पर इनसे बातचीत करना बेहद ज़रूरी है और ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद आवश्यक है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करूंगी, तो चलिए चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जातिगत जनगणना मुद्दा ही क्यों? शुक्रिया। सबसे पहले तो जय भीम जय मंडल। देखिए, जाति जनगणना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो देश में 90% लोग हैं, मैं तो कहूँगा कि 93-94% लोग हैं जो वंचित समाज के लोग हैं, किसान समाज के लोग हैं, मजदूर समाज के लोग हैं, हलवा चरवाह हैं, उनके ऊपर जो उनको हक मिलना चाहिए था वो महज 5 से 7%, 10% उनको हिस्सेदारी मिली हुई है। जबकि जो देश के अंदर 3 से 4%, 5% लोग हैं वो 90% संसाधनों पर कब्जा किए बैठे हैं। और वो लोग ये बात कहते हैं कि फलानी जाति ओबीसी के अंदर फला ओबीसी इनका हक खा गया। कहीं यादवों को गैर यादवों से लड़वाते हैं, कहीं कुर्मियों को गैर कुर्मियों से लड़वाते हैं, कहीं जाटों को गैर जाटों से लड़वाते हैं, गुजरों को गैर गुजरों से लड़वाते हैं। तमाम तरह के झगड़े इन्होंने ओबीसी के अंदर लगा के रखे हैं, तमाम तरह की बेईमानियां इन्होंने की हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जातिवार जनगणना हो। और इन्होंने सत्ता पक्ष ने, देखिए, सत्ता पक्ष ये आज का सवाल है, ये आज से नहीं, ये हमेशा से ही बेईमानी करते आए हैं। राजतंत्र जब था तब भी इन्होंने बेईमानी की। इन्होंने एक सिस्टम बना करके एक जाति को शिक्षा का अधिकार दे दिया, एक जाति को बिजनेस का अधिकार दे दिया, एक जाति को लड़ने का अधिकार दे दिया, दूसरी जाति को ये बताया कि ये लोग योग्य नहीं हैं तो इनको दे भी दिया जाएगा, तो ये सक्षम थोड़ी है। नहीं, ये कैसे कह दिया? जब तक मान लीजिए कि हमारे साथ प्रभात जी हैं, कोई काम है और वो काम करने से पहले मैं बोल दूं कि प्रभात जी आप नहीं कर पाएंगे, आप योग्य नहीं हैं, पहले मैं उनको अवसर तो दूं, उनको अवसर दिया जाना चाहिए, वो करके सिद्ध करें कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तब ये सिद्ध होता है कि वो योग्य हैं या नहीं है। ऐसे ही बोल देना कि योग्य नहीं, इतने ही ये लोग योग्य थे तो फिर भारत इतने वर्षों तक गुलाम क्यों रहा। इसीलिए कि जो 90% आबादी थी उसको देश की सेवा का मौका ही नहीं दिया गया। आज भी वही हो रहा है, देश की सेवा से 90% जो आबादी है उसको वंचित रखा जा रहा है। उनको ये उनका सौभाग्य है कि ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। बताइए, इतना बड़ा मौका तो दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, ब्राह्मणों की सेवा करना कोई सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि किसी जाति विशेष की सेवा एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में और एक सभ्य समाज में कभी नहीं होती है। ठीक है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष की होती है, ना जाति विशेष की होती है। सेवा उसकी होती है जो वास्तव में सेवा की योग्य हो, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ऐसे और तमाम नाम हैं, है ना। तो ये वो लोग हैं जिनका अनुसरण करने की आवश्यकता है, या जिनके वचन, सेवा का मतलब यही उनकी बात मानना, उनके जो संदेश हैं, मैसेज हैं, उनको आगे तक पहुंचाना। जब भी जातिगत जनगणना पे सवाल किया जाता है तो पहले तो सरकार बोलती नहीं दिखाई देती, और दूसरा बोलती भी है तो ये बोलते हैं सत्ता पक्ष के तमाम लोग कि सनातनी हैं, हिंदू हैं, बस हिंदू समझ के आगे बढ़िए, कब तक जातियों में आप खुद ही बंटते रहेंगे। नहीं, देखिए, आप सनातनी हो या आप हिंदू हो, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी पहली जो हमारी मुख्यता मांग है, जो हमारी पहली आवश्यकता है, प्राथमिकता है, वो ये है कि पहले सभी को समान अवसर दीजिए। आप सनातनी हैं या हिंदू हैं ये कहने से काम नहीं चलेगा। कोई एक गांव पूरे देश में पहले आप सनातनी और हिंदू बना के दिखाइए। है, आप किसी दलित के हाथ का छुआ खाना नहीं खाएंगे, उसके हाथ का छुआ पानी नहीं पिएंगे, ऊंची जाति का है वो नीची जाति का है,
वोट के टाइम पे तो देखिए कैसे वीडियो वायरल होती है कि मंत्री जी खुद बैठे हैं ज़मीन पर और रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं। वो देखिए, दरअसल हमारा भोला समाज है, उनके ऊपर तो एट्रोसिटी एक्ट का केस दर्ज करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपमान है। वो ये दर्शा रहे हैं कि देखो तुम इतने नीच हो, इतने छोटे हो कि तुम्हारे यहाँ कोई खाना नहीं खा सकता, इसलिए हम आए हैं तुम पर उपकार करने के लिए। वो हमारे घर का खाना खाते हैं और हमारे ऊपर ये एहसान करके चले जाते हैं। उनके ऊपर तो केस बनता है, उनको भगा देना चाहिए, खाना खिलाना ही नहीं चाहिए। तो ये वो अपमान करते हैं, एहसान नहीं करते हमारे ऊपर, वोट भी लेते हैं, अपमान भी करते हैं। तो सवाल ये है, जनता तो उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट भी कर देती है। कहती है बताइए, भोजन ग्रहण कर लिया हमारे साथ, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। देखिए, जिस देश में किसी के हाथ का छुआ हुआ पानी न पिया जाता हो, उस देश में एक थोड़ा सा संपन्न व्यक्ति आकर के उस समाज के घर में चारपाई पे बैठ भी जाता है ना, तो वो पूरा समाज अपने आप को ऐसे समझता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। ये भोला समाज है। इसको भी नहीं पता है कि इसी तरीके से वो लगातार आपका शोषण करते आए हैं। तो ये चीज़ें हैं, धीरे धीरे इनमें जागरूकता बढ़ेगी तो लोग इनका बहिष्कार शुरू करेंगे। हमारा बस चले तो हमारे यहाँ हम तो भगा दें इनको, हम तो खिलाए नहीं। हम तो किसी ब्राह्मण के यहाँ ना खाते हैं। हमारे तो पुरखे ये कहते थे, आप कहते हो ब्राह्मणों के यहाँ मतलब जो है खाना। हम नहीं कहते, तमाम लोग और सौभाग्य मानते हैं। बताइए। तो हम भी ये नहीं कहते हैं। हमने अपने पुरखों से सुना है कि ब्राह्मण का छुआ खाना नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है, नहाना पड़ता है, सूर्य को जलार्पण करना पड़ता है, गंगा जल से नहाना पड़ता है, तब जा करके आदमी पाक होता है अगर ब्राह्मण के हाथ का छुआ खाना खा लिया। ये हमारे बुजुर्गों के मुँह से हमने सुना है। अब सच क्या है ये तो हम नहीं जानते। देखिए, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें ये समझाया जाता है तो हमें भी समझाया जा रहा है। लेकिन जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग सच में शिक्षा को अपने ज़मीनी स्तर पर अपना रहे हैं, जाहिर तौर पर वो छुआछूत में विश्वास नहीं रखते। लेकिन अफसोस की बात है कि ये 21वीं शताब्दी में होने के बावजूद भी छुआछूत समाप्त नहीं हो रहा है। तो आप जागरूक किस प्रकार से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगी, और इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, जातिवार जनगणना को लेकर के हम ये पूरा मूवमेंट चला रहे हैं। जातिवार जनगणना के साथ में हमारी दो मुख्य मांगे हैं। जातिवार जनगणना, उसके बाद संपूर्ण मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हों और जनसंख्या के अनुपात में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है उसको लागू किया जाए। इसकी शुरुआत हमने 16 अगस्त 2021 में की थी जयपुर से। जयपुर और राजस्थान, हरियाणा और बिहार में हमने 2021 में 2 यात्राएं की छोटी छोटी। उसके बाद ये तीसरा कार्यक्रम हमने 25 अगस्त 2022 को बीपी मंडल साहब की जयंती पर उनके घर से, मुरहो से इसकी शुरुआत की है। अच्छा, कारण क्या रहा है शुरुआत करने का। देखिए, आज देश में ये बहुत आवश्यक हो गया है कि ये पता चल सके कि लुटेरा कौन है और कमेरा कौन है। लुटेरा और कमेरा के फ़र्क को समझने के लिए सेंसस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाति जनगणना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इससे ये पता चल जाएगा कि किस जाति की संख्या कितनी है। सवाल केवल संख्या जानने का नहीं। अगर इतना सा सवाल होता तो सरकार ने कब का बता दिया होता। सवाल जो है वो इस बात का है कि संख्या के साथ साथ में किस समाज को कितना अधिकार मिला है, कौन समाज कितनी नौकरियों में है, अगर नौकरियों में है तो अधिकारी रैंक पर कौन है और चपरासी रैंक पर कौन है, किसके पास कितनी ज़मीनें हैं, कौन भूमिहीन है, सर छुपाने की जगह नहीं है, महिलाओं की भागीदारी क्या है आज के समाज में, कुपोषण की स्थिति क्या है, एजुकेशन की स्थिति क्या है, अशिक्षा का माहौल क्या है, बेरोजगारी की दर क्या है, ज़मीनों की स्थिति क्या है, सत्ता के बंटवारे का भी सवाल है। तो ये केवल संख्या का सवाल नहीं है। इन्होंने एक वहम तो क्लियर कर दिया। ये तमाम लोग जो ये सोचते हैं कि मात्र यहाँ पर जनसंख्या की बात की जा रही है, मात्र संख्या की बात करी जा रही है कि आखिरकार किस जाति के कितने लोग हैं, तो ये मात्र उसका मुद्दा नहीं है। जातिगत जनगणना से ये पता लगाना है कि आखिरकार सड़कों पर कौन है और संसद में कौन है। जातिगत जनगणना से ये पता लगाना है कि आखिरकार राज कौन कर रहा है, वोट कौन दे रहा है। जातिगत जनगणना से ये पता लगाना है कि आखिरकार क्या शिक्षा की जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं वो समान है सभी के लिए। जातिगत जनगणना से ये पता लगाना है कि आखिरकार कब तक अमृत काल बोल बोल कर आम जनता को जहर काल में जीना पड़ मजबूर होंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या समस्याएं आती हैं जब आप इस तरह से सड़कों पर उतरते हैं, जनता को जागरूक करते हैं, तमाम जगहों पर जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे लोग, हमारा भोला समाज है, ठीक है, और वो सदियों से पहले आप देखोगे कि भारत कुछ नहीं, भारत में सिर्फ 2 सभ्यताओं का संघर्ष है। अगर इतिहास जो आपको पढ़ाया जाता है किसी भी देश में शासन करने के लिए, वहाँ की सत्ताएं, पहले राजा जो है वो वहाँ का अपना इतिहास लिखवाते थे,
ठीक है। उसी तरह भारत में जब देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इतिहास अपने फेवर में लिखवाया है। अब अगर आप देखेंगे पेपर का आविष्कार चीन में होता है, ठीक है, पेपर और स्याही का, और जितने भी इनके धार्मिक ग्रंथ जो हैं, ये जितना वेद रामायण जो इतना ये कहते हैं बहुत प्राचीन है, वो सब के सब जो है कागज़ों पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसी समकक्ष अगर आप तुलना करेंगे तो सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख जो लिखे गए हैं वो सब पत्थरों पे लिखे गए हैं, और इनका जो कहते हैं कि तथाकथित संस्कृत का सबसे पुराना हमारा अभिलेख जो है इलाहाबाद प्रशस्ति है, ठीक है, समुद्रगुप्त का, और वो किसके ऊपर लिखा हुआ है? सम्राट अशोक के स्तंभ के ऊपर लिखा गया है। तब प्राचीन कौन है? अच्छा, ये बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया, सवालों में ही जवाब देके इन्होंने उलझा भी दिया। तो जो तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, और जाहिर तौर पर तमाम लोग अगर समझ गए हैं और कोई इनकी बात से नाखुश है तो वो अपनी राय ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे इनके सवाल का ये बड़ा जवाब चाहिए। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात आप देखोगे ना, जैसे आपको मैंने कहा है, यहाँ पे दो सभ्यताओं का संघर्ष है। सिंधु घाटी की सभ्यता खोज, स्तूप की खोज में सिंधु घाटी की सब पूरी सभ्यता मिली है। भारत में देखोगे कि बुद्ध के टाइम में जो है समता, समानता, बंधुता, उनके पहले वर्षावास में 60 भिक्षु जो है पूरे दुनिया भर में गए थे। इसलिए मायावती के पार्क में आप देखो 60 हाथी लगे हुए हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध के पहले वर्षावास में 60 भिक्षु थे, ठीक है। वो 60 भिक्षु जो अलग अलग दिशाओं में गए थे, ठीक है। और उसी को अच्छा, भिक्षु जो होते थे, आप इसी रूप में देखोगे कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस कब चालू होता है, स्कूल सेशन कब चालू होता है, जुलाई में चालू होता है, वर्षा खत्म होने के बाद। अब जब भिक्षुओं का इतिहास वर्षावास का देखोगे कि भिक्षु मतलब शिक्षक, वो गांव-गांव जाया करते थे, नगर नगर जाते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, बदले में लोग उनको जो खाने को देते थे वो सब खाते थे, उनके जातिवाद कोई नहीं था। आपने उपाली नाई का भी नाम सुना होगा, ठीक है, यानी बुद्ध के उस शरण संघ में जो है जातिवाद कोई नहीं था। अच्छा, आप लोग जो ये मंडल लेकर चल रहे हैं, कितने लोग जागरूक हुए हैं? क्योंकि इन्होंने बताया कि 2021 में शुरुआत की गई, फिर 22 में तगड़ा जो देखने को मिला, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? पहली बात आप जहाँ देखिए, पहली बात मंडल क्या है? मंडल कोई एक या दो जातियों का आंदोलन नहीं है। मंडल में जो 3743 जातियों का संघ है, वो हमारे अधिकार का आंदोलन है, किसी एक जाति का आंदोलन नहीं है। अब जैसे आपने देखा होगा, जब बंदर के हाथ में तराजू रहता है, दो बिल्लियाँ अगर एक रोटी मिलती लड़ने आती हैं, तो बंदर क्या दोनों जो बैलेंस है, जो दोनों पलरा जो होता है, जो बैलेंस होता है, वहाँ से आधी आधी रोटी खाता है, फिर पता चलता है बिल्लियाँ दोनों लड़ती रह जाती हैं, बंदर पूरी पूरी रोटी चट कर जाता है। तो यहाँ पर जो सत्ता में जो कब्जा कर, अब आप देखोगे मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह की सरकार जो भी है, वहाँ उसने पुजारियों को जो है, उन्होंने पहले 13,000 रुपये पेंशन उनकी बांध दी, फिर उसके बाद जब मंदिर ट्रस्ट की जितनी ज़मीन उनके नाम कर दिया है। तो आप देख, आपको लग नहीं रहा है कि पूरी पे सत्ता संसाधन पे सिर्फ एक जाति के वर्चस्व का आंदोलन चल रहा है? अब देखो, ओबीसी की जातियों को, जो अगर ओबीसी के बच्चों को शिक्षा की स्थिति देखो, जितने भी स्कूल कॉलेज में आपको टीचर मिलेंगे सब ब्राह्मण समाज के मिलेंगे। अच्छा, तो मुख्य रूप से मेरा बड़ा और आखिरी सवाल कि क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप लोग? तमाम लोगों को सड़कों पर उतार दिया है आप लोगों ने। देखिए, हमारी कुछ मांग नहीं है, हमारी सिंपल सी मांग है, भारत सरकार का जो बजट है, ये इनके अपने घर का नहीं है, जो 3,00,000 करोड़ का जो बजट है, ये जो नंबर बढ़ सकता है, उसमें ओबीसी समाज को उनकी जनसंख्या के आधार पे हमको हिस्सा चाहिए, हमको ठेके में अपनी हिस्सेदारी चाहिए। पहली बात, आरक्षण जो है कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा अधिकार है। ये वैसे शब्द आरक्षण का, आप ट्रेन में जाते हो तब रिजर्वेशन कुछ समय के लिए करवाते हो, ट्रेन का रिजर्वेशन होता है, हवाई जहाज का रिजर्वेशन होता है, ये है प्रतिनिधित्व, हमारा अधिकार, जो आपके पुरखों ने हमारे पुरखों को अशिक्षित बना करके उनके अधिकारों पर डाका डाल करके, बहुत मुगल की बात हो रही है। अब मुगल के टाइम में देखो, बीरबल चतुर्वेदी जितने हैं, सत्ता राजा तो मुगल थे, प्रशासन कौन संभाल रहा था? इन्होंने लिखा हुआ है कि राजा राज्य कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से ही उसको राजपाट चलाना चाहिए, और प्रधानमंत्री जो है ब्राह्मण बनेगा। तो जब ब्राह्मण बनेगा, अब मज़ेदार बात, तो प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, वो कहने, वो तथाकथित ओबीसी, वो ओबीसी कब बने हैं? इनकी जो मोड़ घाची जाती है, ये सिर्फ गुजरात में पाई जाती है। जब गुजरात में मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के केंद्र में सरकार होती है, ये कैबिनेट मीटिंग करके अपनी जाति को उसको शामिल करते हैं, और उसके बाद जा करके अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र की सरकार उसको अनुमोदन दे देती है। तो मोदी जी नए ओबीसी हैं। ओबीसी के देखिए, जब ओबीसी मोदी जब पहली बार बने 2014 में, जो हमारे 340 बच्चे आईएएस की ट्रेनिंग करके फाइनल तैयार थे, तो मोदी जी उनको एक की भी ज्वाइनिंग नहीं दिया। ये कैसे ओबीसी हैं? ओबीसी का अधिकार छीने जा रहे हैं। जो हमारे किसान जो है, ओबीसी किसान बहुल जातियाँ हैं, उनके 3 कानून जो आ रहे हैं, उनके 3 कानून से ओबीसी के ज़मीन छीनने का अधिकार चल रहा है। फसल का सही दाम नहीं दिया जा रहा है। उद्योगपति कोई भी सामान बनाता है तो जो भी कॉस्ट आती है प्लस 20% मार्जिन रखकर उसका मिनिमम प्राइस बनता है, लेकिन जो किसान जो हमारा जो है
उसकी क्या उसकी फसल का उसकी लागत का उचित मूल्य मिलता है। अगर कोई नरेगा में मजदूरी करता, अगर हम मानते हैं हमारे किसान एक फसल 90 दिन से 120 दिन का पीरियड होता है एक फसल का, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो अगर वो नरेगा मजदूर है, अगर 300 रुपये रोज़ अगर हमारा किसान कमाता है तो जो उत्पादन जो वो कर रहा है, जो पूरा टाइम उसको दे रहा है, क्या उसको फसल जो पैदा ले रहा है क्या उसको दाम उसको मिल रहा है? खाद का दाम बढ़ गया, पेस्टिसाइड का दाम बढ़ गया, जो खाद की बोरी पहले 50 किलो की आती थी 45 किलो की हो गई है, ठीक है, कीटनाशक वो किया जा रहा है। तो साफ तौर पर आप देखिए ये बता रहे हैं कि ये बात मात्र जातिगत जनगणना की नहीं है, ये बात है हक अधिकार की। ये बात वही है जो काशीराम जी ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो साफ तौर पर ये हिस्सेदारी पर अड़े हुए हैं और हिस्सेदारी तो अब मांग कर थक चुके हैं, इसलिए छीनने पर भी ये लोग मजबूर हैं। साफ तौर पर इस पूरी खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मुझसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।